Hello friends, welcome or welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet and I am here for the further revision of company law. I hope that you all are preparing for CS December 2023 attempt. So if you already don't know, I have uploaded the revisionary lectures for board meeting, general meeting and directors. Yes, so today I am here with the revision of KMP. तो KMP के टॉपिक को हम रिवाइज करेंगे, चाहे वो बोर्ड मीटिंग था, चाहे वो जनरल मीटिंग था, चाहे वो डायरेक्टर्स था. आई हैव ट्राइड टू कवर ऑलमोस्ट ऑल द टॉपिक्स. KMP के टॉपिक को हम रिवाइज करेंगे एंड इन सब की जो PDFs हैं वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी. इफ़ यू हैव ऑलरेडी नॉट फॉलोड दैट चैनल, सो आई लीव द लिंक टू द सेम इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. वहाँ पे आपको जो भी मैं यहाँ पे ये लेक्चर्स लेती हूँ उसके PDF इजीली अवेलेबल हो जाते हैं. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट KMP एंड tomorrow we will discuss about a very essential topic from the exam point of view of company law that I'll tell you at the end of the video. Till then let's see the revision of KMP. और अगर ये videos आपको useful लगती हैं, समझ आती हैं, तो please channel को subscribe कर दिया करो. It's the least possible thing that you can do and it definitely motivates me. लाइक कर दिया करो वीडियो को. और कोई भी टॉपिक नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं समझ आ रही, यू कैन ऑलवेज लीव द लिंक, यू कैन ऑलवेज लीव द कॉमेंट, यू कैन ऑलवेज लीव द कॉमेंट इन द comment section below. So let's start with the KMP topic. So KMP भी डायरेक्टर्स के बाद मुझे ऐसा लगता है कि KMP का ही टॉपिक है जिसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है, बिकॉज इसमें से काफ़ी चीज़ें, काफ़ी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं. तो डेफिनेटली इसे ध्यान से करना, ध्यान से सुनना एंड आई ट्राई टू कवर ऑलमोस्ट एवरीथिंग. तो सबसे पहले KMP होते कौन कौन है. KMP में आपने ये सब लर्न करना है. KMP कौन कौन होते हैं. दे आर द CEO और द MD और द मैनेजर. CEO और द MD और द manager. Secondly, the company secretary. Thirdly, the whole time director. Then चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर. उसके बाद अब क्या होता है, पहले ये चार थे, अब इन्होंने फिर बाद में उन्होंने फर्दर ये कर दिया था दैट सच अदर ऑफिसर नॉट बिलो वन लेवल बिलो द डायरेक्टर्स हु इज इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट डेजिग्नेटेड एज KMP. तो उसके बाद अब KMP जो होता है उन्हें हम इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते. डेफिनेटली ये तो उन्होंने डायरेक्ट डेजिग्नेशन दे दी कि CEO या MD या मैनेजर, देन कंपनी सेक्रेटरी, देन WTD, देन CFO. उसके बाद वो पर्सन भी हो सकते हैं हु आर जस्ट वन लेवल बिलो द डायरेक्टर्स, उससे नीचे नहीं, वन लेवल बिलो द डायरेक्टर्स जो होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है. एंड सॉरी अगर हैंड राइटिंग में कुछ दिक्कत हो गई, आप सब injury in my thumb, so sorry for that. So one level below the directors जो है उसमें से कोई ऐसा पर्सन जो कि होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है, कंपनी उसे भी KMP बना सकती है. इट्स डिपेंडिंग ऑन द कंपनी एंड सच अदर ऑफिसर एज मे बी प्रिस्क्राइब. तो बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए. जो हमारा कंपनीज एक्ट 2013 है वो रूल बेस्ड एक्ट है. तो जहां पे भी आप ये बात देखते हो एज मे बी प्रिस्क्राइब, दैट मीन्स कि वो रूल में प्रिस्क्राइब्ड है. अब कौन सी कंपनीज को KMP रखने पड़ते हैं, ये तो आपने समझ लिया KMP कौन कौन है. KMP रखने हैं हर लिस्टेड एंटिटी ने, एवरी लिस्टेड एंटिटी, एवरी लिस्टेड कंपनी, अ पब्लिक कंपनी हैविंग अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 10 करोड़ और मोर, अ प्राइवेट कंपनी हैविंग अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 10 करोड़ और मोर. एक्चुअली इन्होंने क्लब कर दिया रूल 8 एंड 8A को. अदरवाइज अगर हम वैसे देखें तो ये दो कंडीशंस हैं जहां पे सारे ही KMPs आएंगे जो हमने ऊपर डिस्कस किए. ठीक है, जो डेफिनेशन में सारे KMPs हमने डिस्कस किए वो हर लिस्टेड कंपनी में भी आने हैं और पब्लिक कंपनी में भी आने. ये रूल 8 में फॉल करते हैं जो फर्स्ट 2 है. और ये जो दूसरा इन्होंने पिक किया है, ये पिक किया है सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी के लिए, राइट. कंपनी सेक्रेटरी का आपको पता होगा कि हर कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है उसे कंपनी सेक्रेटरी एज अ KMP रखना है, चाहे वो पब्लिक कंपनी है चाहे वो प्राइवेट कंपनी. तो रूल 8 है उसको लेके आता. तो सिंपली आपने याद रखना है कि जो सारे के सारे KMPs हैं वो एवरी लिस्टेड कंपनी में भी आएंगे, एवरी अदर पब्लिक कंपनी में भी आएंगे हैविंग अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 10 करोड़ और मोर. और जहां भी हम कंपनी सेक्रेटरी की बात करते हैं वो हर लिस्टेड कंपनी में भी आएगा, एवरी अदर पब्लिक कंपनी में भी आएगा हैविंग अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 10 करोड़ और मोर, और प्राइवेट कंपनी में भी आएगा हैविंग अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 10 करोड़ और मोर. उसके बाद अगला टॉपिक ये आता है नो पर्सन शैल एक्ट एज चेयरमैन एंड MD और CFO एट द सेम टाइम. तो ये कहा गया था कि एक ही टाइम पे एक ही पर्सन जो है वो चेयरमैन और MD दोनों पोजीशंस को नहीं ले सकता. ठीक है, चेयरमैन MD या चेयरमैन एंड CFO, राइट. ही शैल नॉट बी अपॉइंटेड एज चेयरमैन और सो एट द सेम टाइम आफ्टर द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, राइट. तो जब ये एक्ट आया तो उन्होंने बोला था एक ही पर्सन को आप दोनों पोजीशंस मत दो, अलग अलग रखो,
अनलेस, लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे ये हो सकता है, बिकॉज हो सकता है आपके दिमाग में आए कि ऐसी कंपनीज हैं जहाँ पे हम CMD बोलते हैं, यानी कि चेयरमैन का मैनेजिंग डायरेक्टर है, तो उनके बारे में क्या। तो अगर तो कंपनी के आर्टिकल्स प्रोवाइड करते हैं कि हाँ भाई रख सकते हैं, तो वो रख सकते हैं, नॉट अ बिग डील, राइट। तो आर्टिकल्स में अगर लिखा हुआ है कि एक ही पर्सन चेयरमैन भी बन सकता है, MD भी बन सकता है, तो वो बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, अगर कंपनी एक सिंगल बिजनेस चला रही है, ठीक है, सिंगल बिजनेस के केस में कोई ज्यादा प्रॉब्लमैटिक चीज होनी नहीं चाहिए, एक ही पर्सन चेयरमैन भी हो सकता है एंड MD या CFO भी हो सकता है। और तीसरी बात है, कंपनी इज एंगेज्ड इन मल्टीपल बिजनेसेस। अब सिंगल बिजनेस में तो चल गया, लेकिन कंपनी मल्टीपल बिजनेसेस में एंगेज है एंड हैज अपॉइंटेड CEOs फॉर ईच बिजनेस, यानी कि एक से ज्यादा बिजनेस है, मल्टीपल बिजनेसेस है, लेकिन उन्होंने हर एक बिजनेस का अलग अलग CEO बना के रखा है। तो अगर एक ही पर्सन चेयरमैन एंड MD बन जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अगर आर्टिकल्स प्रोवाइड करते हैं, कंपनी का सिंगल बिजनेस है, मल्टीपल बिजनेस है, लेकिन कंपनी ने हर एक अलग अलग बिजनेस के लिए अलग अलग CEO रखे हैं। बट यहाँ पे ना सेकेंड प्रोविजो जो है ये इस पॉइंट को फर्दर डिफाइन करते हैं। इस पॉइंट के लिए वो कहते हैं एग्जम्पशन अंडर सेकेंड प्रोविजो। तो जहां हम ये वाली बात करते हैं कि मल्टीपल बिजनेसेस हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कौन कौन सी कंपनीज पे एप्लीकेबल है। Public companies having a paid up share capital of 100 crore or more and annual turnover of 1000 crore or more who are engaged in multiple businesses and have appointed CEOs shall be the class of companies for the purpose of second proviso to subsection 1 of this. So MC further explained that the paid up share capital and annual turnover definitely that has to be decided as per the latest audited balance sheet. I think इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया था लास्ट टाइम, तो इस चीज का आपने ध्यान देना है कि जब भी सेकेंड प्रोविजो में कौन कौन सी कंपनीज नोटिफाई करती हैं। यहां पे लिखा हुआ है ना सेकेंड प्रोविजो, ये रहा। तो ये पर्टिकुलरली ये दो टाइप की कंपनीज ही इसमें आती हैं, विच आर पब्लिक कंपनीज हैविंग अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 100 करोड़ और मोर एंड एनुअल टर्नओवर ऑफ 1000 करोड़ और मोर। मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट, तो किस तरीके से अपॉइंट किए जाते हैं। डेफिनेटली रेजोल्यूशन ऑफ अ बोर्ड कंटेनिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस। एवरी होल टाइम KMP and a whole-time KMP shall not hold office इन मोर देन वन कंपनी। अब जहां पे हम बात कर लेते हैं होल टाइम KMPs जो होते हैं, वो होल टाइम KMPs होते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स की मैनेजरियल पर्सोनल का मतलब क्या है, जो मेजर डिसीजंस ले रहा है कंपनी के। तो ये तो नहीं है कि वो 10 कंपनीज में काम कर रहा है तो क्या ही मेजर डिसीजन लेगा। तो इसलिए जो होल टाइम KMPs होते हैं वो सिर्फ वन कंपनी में एट अ टाइम काम कर सकते हैं। सिर्फ ज्यादा से ज्यादा क्या है, सब्सिडरी में कर सकते हैं, एट द सेम टाइम उसी कंपनी की सब्सिडरी में चल जाएगा, लेकिन उसके अलावा ये एक कंपनी से ज्यादा किसी और कंपनी में काम नहीं कर सकते, राइट। उसके बाद कुछ ऐसी प्रोविजंस है जो सेबी LODR कहता है। वो क्या कहता है कि लिस्टेड एंटिटी को हमेशा डिस्क्लोज करना है स्टॉक एक्सचेंज को अपॉइंटमेंट हो रही है या चेंज हो रही है KMP में, या फिर कोई फ्रॉड या डिफॉल्ट होता है KMP की तरफ से या लिस्टेड एंटिटी की तरफ से, या फिर अरेस्ट होता है KMP का। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एक्सक्यूज मी। जब भी आप सेबी या लिस्टेड एंटिटीज की बात करते हैं, हमेशा एक चीज का आपने ध्यान देना है कि ये जो लिस्टेड एंटिटी वाला कॉन्सेप्ट आता है ना, स्टॉक एक्सचेंज को सब कुछ बताना पड़ता है, लिटरली सब कुछ बताना पड़ता है। तो जब भी कोई KMP अपॉइंट होता है या उसके अपॉइंटमेंट में कोई चेंज आती है, उन्हें बताना है, या कोई फ्रॉड पता चलता है, डिफॉल्ट पता चलता है KMP की तरफ से या लिस्टेड एंटिटी की तरफ से, या अरेस्ट होता है KMP, वो भी उन्हें बताना पड़ेगा। और ये जो डिस्क्लोजर है, देखो जितनी जल्दी से जल्दी बता सकते हो बता दो, अदरवाइज 24 आवर्स से लेट आपने नहीं बताना। ऑफ कोर्स अगर उसके बाद भी बताओगे तो जेन्युइन रीजन तो वो सुन ही लेंगे। वैकेंसी ऑफ KMP, वैकेंसी कौन फिल कर सकता है, बिल्कुल डायरेक्टर्स की तरह बोर्ड ही फिल कर सकता है। शैल बी फिल्ड बाय द बोर्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months, ठीक है, 6 महीने का उन्हें टाइम मिलता है और बोर्ड ही वैकेंसी को फिल करती है 6 months के अंदर अंदर। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ 203, तो 2034A द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1, 2, 3 and 4 of this section shall not apply to MD or CEO or manager and in their absence WTD of a government company। एक्चुअली गवर्नमेंट कंपनी का थोड़ा प्रोसेस डिफरेंट हो जाता है, उनके पास ऑलरेडी गवर्निंग हेड रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट गवर्न कर रही है, उनकी अपनी मिनिस्ट्री होती है या अपना डिपार्टमेंट होता है। तो ज्यादातर आप देखोगे ज्यादातर सेक्शंस गवर्नमेंट कंपनीज में नहीं एप्लीकेबल होते, बिकॉज वो अपने अकॉर्डिंग चलते हैं, अपने डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। इसलिए पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रोवेंशन, अगर कॉन्ट्रोवेंशन होता है इस सेक्शन से रिलेटेड, तो कंपनी की पेनल्टी क्या है, 5 लाख रुपीज, और डायरेक्टर एंड KMP जिन्हें हम ऑफिसर डिफॉल्ट भी कह सकते हैं, उनकी पेनल्टी है 50,000 एंड वेयर डिफॉल्ट इज अ कंटिन्यूइंग वन विद अ फर्दर पेनल्टी ऑफ 1000 रुपीज ईच डे आफ्टर द फर्स्ट कंटिन्यूइंग टू
5,00,000 रुपीज। तो इस तरीके से आपने याद रखना है। इंटीमेशन रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी, हर चीज का आपने, आप देखोगे कि हर चीज की इंटीमेशन जो है वो देनी पड़ती है, फॉर्म्स फाइल करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे फाइल करना पड़ता है FGT 14, तो यहाँ पे फाइल करना पड़ता है FGT 14, ठीक है। इस चीज का आपने ध्यान देना है, FGT 14 जो है वो फाइल करना पड़ता है। प्राइवेट कंपनीज को वो भी फाइल नहीं करना पड़ता, राइट। और DIR 12 तो फाइल करना ही करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप आगे चलोगे तो मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे 3-4 फॉर्म्स है जो आपने याद रखने। जैसे कि अगर आप डायरेक्टर्स की बात करें, जो हमने कल ही टॉपिक किया था, तो डायरेक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे आप ये चीज देखते हो कि डायरेक्टर्स के केस में यू वुड ऑलवेज सी कि DIR 12 ही ज्यादातर जो है वो पिक्चर में आता है। बिकॉज DIR 12 एक ऐसा फॉर्म है जिसमें अपॉइंटमेंट भी आ जाती है, सीजेशन भी आ जाती है, रिमूवल भी सब आ जाता है DIR 12 में। सिर्फ जब हम रेजिग्नेशन की बात करते हैं तब वो DIR 11 एक लेके आते हैं। जब हम स्पेशल रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो FGT 14 लेके आते हैं। तो इस तरीके से आपने याद रखना है। यहाँ पे भी मोर और लेस DIR 12 तो है ही, FGT 14 भी है, 1-2 और फॉर्म्स आएंगे जो आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है। अब रोल ऑफ KMP क्या होता है, इसमें से आई वुड सजेस्ट यू 4 to 5 आप अच्छे से बाय हार्ट कर लो, बाकी समझ आप सारे लो कि क्या क्या चीजें करनी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी साइंड बाय CEO, प्रोहिबिटेड फ्रॉम इनसाइडर ट्रेडिंग, फॉरवर्ड डीलिंग इन सिक्योरिटीज इंक्लूडेड ऑफिसर इन डिफॉल्ट विद रिलेटिव, साइन डॉक्यूमेंट्स, प्रोसीडिंग्स, कॉन्ट्रैक्ट, डिस्क्लोजर इन एनुअल रिटर्न। तो ये वो सारी चीजें हैं जो KMP करता है, राइट। सो अब आता है मेन टॉपिक जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर WTD या मैनेजर कैसे करनी है। तो सबसे पहले कौन कौन से रूलिंग सेक्शंस हैं या आई वुड से रूलिंग दिस प्रोविजंस है। सबसे पहले सेक्शन 196 एंड 197 है। देन कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सोनल 2014, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स 2014 एंड मीटिंग्स ऑफ बोर्ड एंड पावर्स। ये तीनों हम डिस्कस करेंगे और फिर हम बात करेंगे शेड्यूल 5 की, जो कि प्राइवेट कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, राइट। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहली बात है, अपॉइंटमेंट एट द सेम टाइम इज नॉट पॉसिबल। अब ये भी एक बड़ी अच्छी बात है कि MD एंड मैनेजर, क्योंकि अगर आपने शुरू में, अगर आपने डिटेल में ये टॉपिक पढ़ा होगा, बिकॉज दिस इज लाइक अ मैराथन, तो आई एम लाइक क्विकली टेलिंग यू क्या होता है। शुरू में आप देखोगे मैनेजर और MD के जो इन्होंने एक्सप्लेनेशंस भी दिए, उसमें भी आप देखोगे काम दोनों का सेम ही है। तो एट अ टाइम कोई सेंस नहीं बनता कि 2 अलग अलग पोजिशंस बना के हम 2 लोगों को रख ले जिनका काम ऑलमोस्ट सेम है। तो पहली बात तो ये आपने समझनी है कि एक टाइम के ऊपर 2 पोजिशंस ऑफ MD एंड मैनेजर नहीं होती, या तो MD होता है या तो मैनेजर होता है। जो टेन्योर होता है मैनेजिंग डायरेक्टर का, WTD का या मैनेजर का, वो 5 years एट अ टाइम दिया जाता है। 5 years एट अ टाइम होता है। रीअपॉइंटमेंट उनकी हो सकती है बट नॉट अर्लियर देन 1 year बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म। यानी कि अगर उसे 5 years के लिए रखा गया है तो 4th year में उसकी जो रीअपॉइंटमेंट है उसे बता दिया जाएगा कि भाई तुम्हारी रीअपॉइंटमेंट होने वाली है। सो नॉट अर्लियर देन 1 year बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म, उससे पहले उसे रीअपॉइंट नहीं करना नेक्स्ट टर्म के लिए। लेकिन जब आखिरी लास्ट 1 year रह जाएगा तब उसे रीअपॉइंट किया जा सकता है। डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले डिस्क्वालिफिकेशन है कि वो 21 years से नीचे नहीं होना चाहिए और 70 years से अबव नहीं होना चाहिए। आई थिंक इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आया था लास्ट अटेम्प्ट में। तो 70 years से अबव के लिए कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स है जो गिवन है। 70 years से अबव आप पर्सन को रख सकते हो, लेकिन उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट साथ में लगानी पड़ेगी ताकि आप उसे जस्टिफाई कर सको। देखो 70 years से अबव का जो पर्सन होगा डेफिनेटली वो बहुत ही एक रिप्यूटेड पोजिशन से आया होगा। सो देयर आर गुड चांसेस कि हम उसे रखेंगे तो ही वुड ऐड टू द रेपुटेशन ऑफ द कंपनी। इसीलिए ऐसे पर्सन्स को एनकरेज किया जाता है, तो कोई जरूरत नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल कई बार लेनी पड़ती है एक्चुअली व्हेन नो स्पेशल रेजोल्यूशन इज पास, ठीक है। जहां पे आप स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं पास करा सकते हो फॉर दिस 70 year वाली थिंग, वहां पे आप क्या कर सकते हो, आप सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल ले लो, ठीक है। देखो क्योंकि स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए 3 times द वोट्स चाहिए होते हैं हमें, तो अगर हम उसके बदले में आपने ये हो गया, लेकिन कास्ट इन फेवर वोट्स ज्यादा हो गए, फेवरेबल वोट ज्यादा है लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशन तक हम नहीं पहुंच पाए, तो उस केस में वो ये कह सकते हैं कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल ले लो। एक्चुअली ऑफ कोर्स इफ अ पर्सन इज अबव 70 years ही मस्ट बी हैविंग गुड रेप्यूटेशन, कुछ तो उसमें होगा ही। तो उस केस में वो कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल ले लो। उन्होंने सिंपल लैंग्वेज में भी कह दिया कि अगर कंपनी में स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं हो पाती लेकिन जो वोट्स फेवर में है
वो अगेंस्ट से ज्यादा है, तो आप जो है स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराने की बजाय सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल भी ले सकते हो। उसके बाद अप्रूवल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी, डब्ल्यूटीडी एंड मैनेजर। ऑफ कोर्स टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो हमने अभी बोला था बोर्ड में फिक्स होती है, बोर्ड में, लेकिन उसे फर्दर अप्रूवल कौन देता है? मेंबर्स या शेयर होल्डर्स। ठीक है, अगली आने वाली जनरल मीटिंग में उनकी जो अपॉइंटमेंट है उसे अप्रूव किया जाता है बाय द शेयर होल्डर्स। कंटेंट ऑफ नोटिस, अब जब नोटिस जाता है उसमें हमेशा आपने एक चीज याद रखनी है, बिकॉज यहाँ पे अपॉइंटमेंट हो रही है, टर्म्स एंड कंडीशंस अपॉइंटमेंट में क्या है, रेम्यूनरेशन पेबल क्या है, और कोई चीज इंटरेस्ट क्या है डायरेक्टर का, वो सारी चीजें जो है साथ में बताई जाती है, तो नोटिस में ये चीजें बतानी पड़ती है। इसके बाद आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइलिंग, रिटर्न ऑफ अपॉइंटमेंट जो है MR1 विद इन 60 डेज। तो ये MR1 जरूर फाइल करना है आपने विद इन 60 डेज विद द रजिस्ट्रार। अगर आप इरेगुलर अपॉइंटमेंट करते हो, ये अगेन वही चीज है जो हमने डायरेक्टर्स के केस में भी पढ़ा था। अब क्या होता है कई बार, क्योंकि पहले बोर्ड ने अपॉइंट किया था, राइट, उसके बाद क्या हुआ, आपने अप्रूवल लिया बाय द शेयर होल्डर्स। उस दौरान मतलब ठीक है, बोर्ड ने जब अपॉइंट किया दैट वाज फाइन, जब शेयर होल्डर्स ने अपॉइंट किया तब देखा कि इसकी अपॉइंटमेंट तो इरेगुलर है, उसमें कुछ कमियां हैं, उसमें कुछ दिक्कतें हैं, तो क्या जो ऑलरेडी वो डिसीजंस ले चुका है, क्या जो ऑलरेडी वो मीटिंग्स में चीजें कर चुका है, उसे अब रिवर्स करेंगे, क्या वापस से जाएंगे, दोबारा सब कुछ करेंगे? नहीं। तो ये डायरेक्टर्स के केस में भी ये सेम बात रहती है, KMP के केस में भी सेम बात रहती है कि अब ये मानते हैं कि दे आर डीम्ड टू बी इनवैलिड। हम ये सोचते हैं कि जब वो डिसीजंस दे रहा था तब उसकी अपॉइंटमेंट बिल्कुल सही थी, तो हम उन डिसीजंस को वापस से नहीं लेते, राइट। एग्जम्पशन टू प्राइवेट कंपनी फॉर 196 4 एंड 5, तो ये जो है 4 एंड 5 के लिए एग्जम्प्टेड है। देखो प्राइवेट कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी को आपको समझना पड़ता है। प्राइवेट कंपनी के केस में क्या होता है कि क्योंकि प्राइवेट लोग हैं, प्राइवेट मनी है, इतना ज्यादा कुछ उसकी जरूरत नहीं, तो MR1 फाइल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के साथ चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन द सेम वे क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी के अपने डिपार्टमेंट्स रहते हैं, तो इसलिए वो अपने आप से गवर्न हो जाती है। देन व्हाट आर द कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड फॉर द अपॉइंटमेंट एज पर शेड्यूल 5 विदाउट अप्रूवल। अब देखो बहुत सिंपल चीज आती है, शेड्यूल 5 जो है ना वो कुछ चीजें बताता है कि ये चीजें नहीं करनी। फॉर एग्जाम्पल, नो पर्सन शैल बी एलिजिबल अनलेस ही सैटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशंस। तो कुछ कंडीशंस है जो उन्हें सैटिस्फाई करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, वो कभी भी प्रिजनमेंट में नहीं जाना चाहिए, और टू अ फाइन एक्सीडिंग 1000 रुपीज, कभी भी वो कन्विक्टेड नहीं होना चाहिए, और ना ही उसे कभी फाइन दिया होना चाहिए 1000 रुपीज से ज्यादा का, ना ही कभी वो पर्सन डिटेन होना चाहिए फॉर एनी पीरियड अंडर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज, प्रोवाइडेड दैट व्हाट हैपेंस that here the thing is that they say कि yes these are the things, these are the kind of people you really can't appoint, but then they say if you really want to appoint them कि ऐसा कुछ है तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन ले लो। ठीक है, उसके लिए एक फॉर्म फाइल करना पड़ता है। I'll tell you this. Then he is a resident of India, definitely he should be a resident of India. He is he has attained the age of 21 years and he is not अटेन द एज ऑफ 70 ईयर्स, 25 एंड 70 के बीच में ही वो होना चाहिए। ठीक है, ये वो कंडीशंस हैं जहां पे आप नॉर्मली जो नॉर्मल फॉर्म्स हैं उन्हें फाइल करके बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के ले सकते हो, लेकिन अगर आप इससे बाहर जाते हो तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना ही पड़ेगा। इन दीज 4 सिचुएशंस यू रियली डोंट नीड एनी अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन अगर आप कोई भी कंडीशंस को कॉन्ट्रीब्यूट करते हो या उससे बाहर जाते हो, कहते हो कि नहीं इसमें हमारा जो पर्सन है वो फॉल नहीं कर रहा, तो आपको लेना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल इन MR2, इन ई फॉर्म MR2। तो आप इसको एक तरीके से लूप होल भी कह सकते हो, प्लस ये भी कह सकते हो कि ठीक है अगर ये ऐसी कोई चीज है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो ऐसे पर्सन को अपॉइंट कर सकती है। देन इशू ऑफ जनरल नोटिस बिफोर मेकिंग एप्लीकेशन। कंपनी ने यह श्योर करना है कि बोर्ड ने सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन लगाने से पहले एक जनरल नोटिस इशू करना पड़ेगा कि हम ऐसी ऐसी चीजें कर रहे हैं इन वन प्रिंसिपल लैंग्वेज, लाइक वन वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर एंड वन इंग्लिश न्यूज़पेपर। यू हैव टू टेल कि हम ये चीजें कर रहे हैं क्योंकि हम इस पर्सन को अपॉइंट करना चाहते हैं, इसीलिए हम ये एप्लीकेशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा रहे हैं, बिकॉज दे ऑल्सो हैव द राइट टू नो कि आप क्या चीजें कर रहे हो, राइट। तो उस केस में ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द प्रोसीजर? अगर आप ये छोटा सा फ्लो चार्ट समझ जाओगे आप आराम से प्रोसीजर को जो है लिख सकते हो। सबसे पहले होती है बोर्ड मीटिंग। कल भी मैंने आपको ये बात बताई थी, जनरल मीटिंग के टॉपिक में भी मैंने आपको ये बात बताई थी, कोई भी जनरल मीटिंग ऐसे अपने आप से स्टार्ट नहीं हो जाती, बोर्ड मीटिंग करनी पड़ती है। बोर्ड मीटिंग करनी पड़ती है, एंड इन दैट बोर्ड मीटिंग यू एक्चुअली डिस्कस द टर्म्स एंड कंडीशंस, किसे अपॉइंट करना है, रेम्यूनरेशन पेबल, एनआरसी ने क्या बोला, सारी जो डिस्कशन है वो बोर्ड मीटिंग में हो जाती है। उसके बाद होती है जनरल मीटिंग जिसमें बाकी की चीजें डिस्कस करी जाती हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, अप्रूवल लेना। बेसिकली जनरल मीटिंग में तो अल्टीमेटली अप्रूवल ही लिया जाता है।
अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल हम कब सीक करते हैं MR2 में, अगर आप किसी भी टर्म्स एंड कंडीशंस जो कि शेड्यूल 5 में दे रखी है, एक्चुअली हम ये कहते हैं कि पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 5 में जो टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ WTD MD वो सारी चीजें दे रखी है, अगर आप उन्हें नहीं मानते तो MR2 में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल जो है वो लेना पड़ेगा। एंड लास्टली रिटर्न जो है, रिटर्न ऑफ अपॉइंटमेंट भी फाइल करनी पड़ती है, विच इज MR1। तो सबसे पहले हम कंडक्ट करेंगे बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग में डिसीजन लिए जाते हैं किसे अपॉइंट करना है, कैसे अपॉइंट करना है, उसकी क्या आइडेंटिफाई, एक्चुअली क्या होता है, जिन भी कंपनीज में NRC होती है, नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी होती है, वही रेकमेंड करते हैं। उसके बाद उसे अपॉइंट करने के लिए जो भी ड्राफ्ट अग्रीमेंट वगैरह है वो फिक्स करना पड़ता है। जनरल मीटिंग के बारे में चीजें डिस्कस करनी पड़ती है। नोटिस जो कि भेजना है विद एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, उसे अप्रूव करना है। नोटिस कन्वीनिंग द बोर्ड मीटिंग, ऑथराइजिंग कंपनी सेक्रेटरी टू गिव द नोटिस, वो सारी चीजें हैं। उसके बाद जनरल मीटिंग कंडक्ट करो जहां पे आपने उसे अप्रूव करना है। देन अगर आप नॉर्मली अगर आप पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 5 को नहीं फॉलो कर पा रहे तो उस केस में आपने सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना है, अदरवाइज सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं है। और जब आपने सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना है उस टाइम के ऊपर आपको एक जनरल नोटिस देना है मेंबर्स को। ये नोटिस जो है ये न्यूज़पेपर में छपेगा, एटलीस्ट इन 1 इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड 1 वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर। इसकी कॉपी जो है वो सर्टिफिकेट के साथ अटैच करनी है। और सेंट्रल गवर्नमेंट को जो फॉर्म भेजना है वो होता है MR2। ये एप्लीकेशन जो है वो 90 डेज ऑफ सच अपॉइंटमेंट आपने भेजनी ही भेजनी है। जो भी अग्रीमेंट है वो आप एग्जीक्यूट कर दो, जो नेसेसरी एंट्रीज है वो आप फॉर्मुलेट कर दो। उसके बाद बारी आती है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर मैं आपको बोलूं बाकी के प्रोसीजर आप ऑलमोस्ट सब कुछ देख के आ चुके हो, लेकिन पूरे के पूरे प्रोसीजर में कौन कौन से फॉर्म्स फाइलिंग होते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो सबसे पहले आएगा MR1। MR1 है रिटर्न ऑफ अपॉइंटमेंट। इसके साथ MR1 एंड दैट टू विद इन 60 डेज। अटैचमेंट्स क्या क्या लगेंगी, कॉपी ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन लगेगी, शेयर होल्डर्स रेजोल्यूशन लगेगा, लेटर ऑफ कॉन्सेंट लगेगा उस पर्सन का, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल अगर कोई है वो लगेगा, एंड NRC का सर्टिफिकेट लगेगा। दूसरा फॉर्म है DIR-12। DIR-12 वैसे बताने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स KMP ये लगता है विद इन 30 डेज। एंड MGT-14 भी फाइल करना पड़ेगा। तो मेजर है MR1, DIR-12 एंड MGT-14। और अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट से भी अप्रूवल लेके आ रहे हो तो उस केस में फिर MR2 भी हो जाता है। सो ये मेन फॉर्म्स हैं। व्हाइल वी डिस्कस KMP आपको ये पता होनी चाहिए। इन्फॉर्म ऑल कंसर्न्ड अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर। जिसको बताना है आप बता सकते हो। पावर्स, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर, उन्हें देखना पड़ता है कि पॉलिसी मेकिंग कैसे हो रही है, पॉलिसी मेकिंग फंक्शंस, पॉलिसीज को फिर एग्जीक्यूट करना, एक इंटरमीडिएरी ऑफिसर बनना ऑर्गेनाइजेशन एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में, कम्युनिकेट करना, इंटरप्रेट करना पॉलिसीज। अगेन आई टेल यू 4 to 5 आप अच्छे से इसे लर्न कर लो, बहुत सारे दे रखे हैं, राइट। देन आता है अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। अब कंपनी सेक्रेटरी एक ऐसा KMP है जिस केस में हम ये डिस्कस करते हैं कि हर एक कंपनी जिसकी टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है उसे रखना ही है, पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है उसे रखना ही है। तो वो चीजें आपको देखनी पड़ती है। तो पेड अप शेयर कैपिटल, जब कंपनी सेक्रेटरी की बात आती है तो एक होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी हर एक लिस्टेड कंपनी में भी रखना है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज में भी रखना है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा, प्राइवेट कंपनीज में भी रखना है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, राइट। ऑफ कोर्स वो KMP है। सबसे पहले वो कंप्लायंस ऑफिसर है। कंप्लायंस ऑफिसर इसलिए बिकॉज सारे के सारे रेगुलेशंस देखने पड़ते हैं, ना कि सिर्फ कंपनीज एक्ट बट सब कुछ सेबी के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है जहां पे लिस्टेड एंटिटी की बात आती है। करेक्ट प्रोसीजर्स देखने पड़ते हैं, मॉनिटरिंग, ईमेल एड्रेस ऑफ ग्रीवियंस रिड्रेसल डिवीजन, ये सारी चीजें भी एक कंपनी सेक्रेटरी को देखनी पड़ती है, राइट। उसके बाद ऑफ कोर्स इज अ पार्ट ऑफ सीनियर मैनेजमेंट। भाई तुम KMP बन गए, ऑफ कोर्स यू आर अ पार्ट ऑफ सीनियर मैनेजमेंट। नो अदर प्रोफेशन इज categorized or you could say mentioned like this कि इस तरीके से इस पर्सन को आपने लेके आना है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं एज अ पार्ट ऑफ सो एंड सो, ठीक है। अब एक्चुअली इसमें 2 सेगमेंट्स होते हैं, एक होता है एम्प्लॉयमेंट, एक होता है प्रैक्टिस। तो यहाँ पे हम एम्प्लॉयमेंट वाली ही बात करें। रोल क्या है, ही इज ऑफ कोर्स अ बिजनेस सपोर्टर, टू एक्साइज प्रमोशन इन कॉर्पोरेशन, कंपनी ऑडिट, हर जगह में उनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है। अब सेक्रेटरियल ऑडिटर की भी बात आ गई है तो वो ऑडिटर भी होते हैं। एडवाइजिंग एजेंट तो है ही है, कंपनी सेक्रेटरी ऑडिट जो हमने अभी डिस्कस किया है। देन लीगल एडवाइजर है बिजनेस के, बिकॉज ऑफ कोर्स यू नो सो मच अबाउट द लीगल थिंग्स अबाउट लॉ, तो आप
उस तरीके से इंटर एंड इंट्रा कंपनी वर्क्स, कीप रिकॉर्ड ऑफ लीगल वर्क्स। अगेन इसमें से आप 4 to 5 लर्न कर सकते हो फॉर द बेस्ट रिमेम्बरेंस। उसके बाद आता है प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ फुल टाइम कंपनी सेक्रेटरी। इसको ध्यान से देखना, अभी तक आपने जो भी देखा होगा डायरेक्टर्स के प्रोसीजर्स देखे, आपने केएमपी के प्रोसीजर देखे, हर जगह पे बोर्ड ने अपॉइंट कर लिया, इन्होंने अपॉइंट कर लिया, लेकिन यहाँ पे क्योंकि एक होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी का जो काम, हालांकि दे आर अ पार्ट ऑफ केएमपी, लेकिन ज्यादातर उनका काम बड़ा डिफाइंड है कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। जबकि आप डायरेक्टर्स केएमपी में भाई पॉलिसी बना लो, ये कर लो। तो इस केस में क्योंकि आप एक पर्टिकुलर प्रोफेशन को भी टारगेट कर रहे हो, तो उस केस में ये चीज देखनी जरूरी है कि सबको एक वैलिड अपॉर्चुनिटी मिले। इसीलिए इस पोस्ट को हमेशा एडवर्टाइज किया जाता है, इसकी एप्लीकेशंस कलेक्ट की जाती हैं, फिर इंटरव्यू होते हैं, फिर शॉर्टलिस्ट होते हैं एंड देन फाइनलाइज किया जाता है। तो एडवर्टाइज करना, एड निकालना, एप्लीकेशंस कलेक्ट करना, देन इंटरव्यू करना, देन पोजीशंस को शॉर्टलिस्ट करना, देन फाइनलाइज करना, जैसे कि एक नॉर्मल एम्प्लॉय के साथ होता है, बिल्कुल वैसे ही एक होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी को रखा जाता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद होती है बोर्ड मीटिंग, जिसमें ऑफ कोर्स उसके रेजोल्यूशन वगैरह को पास करवाया जाता है। देन DIR 12 फाइल करना है एंड MGT 14 फाइल करना है। कंपनी सेक्रेटरी शैल नॉट, ऑफ कोर्स वो एक ही कंपनी में होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी हो सकता है, एक्सेप्ट इन सब्सिडरी कंपनी में अलाउड होता है। रजिस्टर फिल करो, स्टॉक एक्सचेंज को बता दो। सिंस KMP आर इंक्लूडेड इन द रिलेटेड पार्टी, तो वेरीफाई वेदर द कंपनी सेक्रेटरी सो अपॉइंटेड इन्वॉल्व इन एनी विद इन द प्रोविजंस, इफ यस देन कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स। तो हमें देखना पड़ता है कि वो रिलेटेड पार्टी में इंक्लूड है या नहीं है। तो यहाँ पे सबसे बाकी तो आई थिंक आप सब कुछ कर ही लोगे और आपको समझ भी आ गया, बट ये चीज याद रखनी है, अगर अपॉइंटमेंट ऑफ अ होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी आता है, सबसे पहला पॉइंट ही आपका ये होना चाहिए कि एड निकालनी पड़ती है, फिर हम एप्लीकेशंस कलेक्ट करते हैं, फिर इंटरव्यू होता है, फिर शॉर्टलिस्ट होता है, देन टर्म्स को फाइनलाइज किया जाता है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। उसके बाद आता है ड्यूटीज। ड्यूटीज तो देखो बहुत सारी है। सबसे पहले उन्होंने रिपोर्ट करना है बोर्ड को अबाउट कंप्लायंस, कैसे कंप्लायंस हो रही है, इंश्योर करो कि कंपनी जो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स को मान रही है या नहीं, डायरेक्टर्स को प्रोवाइड करना कलेक्टिवली एंड इंडिविजुअली, बिकॉज बहुत सारे डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिन्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं होती लॉ के बारे में, तो उन्हें गाइड करना। टू फैसिलिटेट द कन्वीनिंग ऑफ मीटिंग्स एंड टू अटेंड बोर्ड कमेटी जनरल मीटिंग्स, हर चीज़ सारी मीटिंग्स अटेंड करना, सारे मिनट्स बनाना, अप्रूवल्स ऑब्टेन करना। टू रिप्रेजेंट एट वेरियस रेगुलेटर्स, वो भेज देते हैं कंपनी सेक्रेटरी को। अगर आपने GIGL में पढ़ा होगा, CRPC के केस में भी हम ये कहते हैं कि भाई आप किसे समन भेजते हो, तो वो कहते हैं या तो समन किसी प्रिंसिपल ऑफिसर को भेज दो या कंपनी सेक्रेटरी को भेज दो। तो वो सारी चीजें जो है उसके लिए। टू असिस्ट द बोर्ड, to assist and advise the board in good corporate governance, to discharge such other duties and such other duties as mentioned. Removal का थोड़ा सा क्राइटेरिया आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। रिमूवल के केस में पूरी की पूरी पावर जो है वो डिस्क्रिशनरी पावर रादर हम कहते हैं, वो दी हुई है इन्होंने बोर्ड को, राइट। ही कैन बी रिमूव्ड और dismissed like any other employee. So since he is appointed by the board has absolute discretion. So the word being used is absolute discretion. यहाँ तक कि ये भी लिखा हुआ है दैट दे कैन टर्मिनेट हिज सर्विस फॉर एनी रीजन और विदाउट एनी रीजन। ऑफकोर्स प्रिंसिपल्स ऑफ नेशनल जस्टिस लाइक शो कॉज नोटिस, हियरिंग, रीजन, ऑर्डर, वो सारी चीज़ें होती हैं डेफिनेटली। जब आपने लिख ही दिया विद रीजन और विदाउट एनी रीजन, तो कोई ज़्यादातर इंपॉर्टेंट बातें आपने कवर कर ही दी कि उनके पास पूरी की पूरी पावर है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि बोर्ड के पास एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन है कंपनी सेक्रेटरी को रिमूव करने का विद और विदाउट रीजन। हाँ, बट प्रिंसिपल्स ऑफ नेशनल जस्टिस दे से कि यूज करनी चाहिए। रिमूवल में वही होता है, कैन बी रिमूव्ड विद द टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट, अगर वो नहीं obey कर रहा या जैसे भी इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट आप कर सकते हो। बोर्ड मीटिंग कन्वीन करो, रेजोल्यूशन पास करो, रेजिग्नेशन लेटर ड्यूली डेटेड एंड साइंड होना चाहिए। अगेन DIR 12 फाइल करना है, स्टॉक एक्सचेंज बता दो, एंट्रीज, जनरल पब्लिक नोटिस एंड रिजल्टिंग वैकेंसी जो है वो बोर्ड फिल करेगा विद इन 6 months ऑफ सच वैकेंसी। तो बेसिकली सारी बातें सेम है, फॉर्म्स आप देखोगे सेम है। एक बार एक चीज समझ आ जाती है ना कि ऐसे ऐसे हर एक प्रोसीजर की जो पूरी की पूरी जो मेन कॉन्टेंट है वो वही है कि आप उस टॉपिक को कैसे समझ के आए हो। एक बार आपने टॉपिक को समझ लिया, वही चीजें आपने प्रोसीजर में लिखनी है। इंक्लूडेड एक जो फॉर्म नंबर्स चाहिए वो सारे डालने हैं, रजिस्टर्स में डाल दो, लिस्टेड कंपनी है तो स्टॉक एक्सचेंज को बता दो। यही चीजें हर जगह पे रिपीट होती हैं, राइट। नाउ कम्स द नेक्स्ट टॉपिक, ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट। जब भी हम टॉपिक ऑफ पार्ट बी पढ़ते हैं, हर जगह पे OID ऑफिसर इन डिफॉल्ट हम पढ़ते हैं। तो ऑफिसर इन डिफॉल्ट होता कौन है? मेजरली ऑफिसर इन डिफॉल्ट होते हैं डायरेक्टर, KMP या कोई और पर्सन
जो कि जिसकी गलती होती है बेसिकली, बट डायरेक्टर केएमपी मेजरली ऑफिसर इन डिफॉल्ट बन ही जाते हैं. सो कौन है ऑफिसर इन डिफॉल्ट? होल टाइम डायरेक्टर केएमपी. अगर केएमपी नहीं है तो सच डायरेक्टर्स हु आर बीइंग ऑथराइज्ड, एनी पर्सन अंडर द इमीडिएट अथॉरिटी ऑफ द बोर्ड और केएमपी जो कि रिस्पॉन्सिबल था. जो भी चीज हुई, जिस भी चीज का डिफॉल्ट हुआ, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? वो पर्सन बनेगा ना ऑफिसर इन डिफॉल्ट. एनी पर्सन हुज एडवाइस, डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस द कंपनी इज कस्टम टू एक्ट. कोई पर्सन जो बाहर बैठा हुआ है, ठीक है, ऑफिसर इन डिफॉल्ट बनाना होता है तो बड़ा ध्यान देना पड़ता है. जो अपनी एडवाइस दे रहा है, अपने इंस्ट्रक्शंस दे रहा है और उसे मानते हुए कंपनी कुछ कर रही है, तो वो भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट बनता है. बट अदर देन अ पर्सन हु गिव्स एडवाइस टू द बोर्ड इन अ प्रोफेशनल कैपेसिटी. अगर आप किसी सीए के पास जाते हो, किसी सीएस के पास जाते हो, किसी सीएमए के पास जाते हो, कोई एडवोकेट के पास जाते हो, किसी प्रोफेशनल एडवाइस के लिए जाते हो, आप उन्हें नहीं ऑफिसर डिफॉल्ट बना सकते, राइट? सो दे आर ओनली गिविंग एडवाइसेस ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू आर टेलिंग देम, बट प्रोफेशनल कैपेसिटी में दी गई एडवाइस वाले पर्सन को हम ऑफिसर डिफॉल्ट नहीं मान सकते. Every director in respect of a contravention of any of the provisions of this act who is aware of such contravention by virtue of the, जिसे पता था, ठीक है, सब पता है, वो नहीं रिस्पॉन्ड करा, या इन रिस्पेक्ट ऑफ इशू या ट्रांसफर के केस में शेयर ट्रांसफर एजेंट्स रजिस्टर. तो बेसिकली हर वो पर्सन, केएमपी और डायरेक्टर्स तो फंसते ही फंसते, उसके बाद जो भी रिस्पॉन्सिबल होता है वो भी इंक्लूड हो जाता है. उसके बाद आती है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन. एक होता है सेक्शन 197, दूसरा है शेड्यूल 5. शेड्यूल 5 में पार्ट 2 में रेम्यूनरेशन आता है, जिसके फर्दर ये सेक्शंस है. मेन बात जो आपने याद रखनी है वो है ये टेबल जो है, अगर आप इसको समझ गए तो नथिंग लाइक दैट. सबसे पहले आता है मैक्सिमम रेम्यूनरेशन किने किने. डायरेक्टर्स जो है, डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग एमडी, डब्ल्यूडी, यानी कि ये ओवरऑल मैक्सिमम रेम्यूनरेशन होती है 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट. इससे ज्यादा अगर आपको करना है तो आपको कंपनी जनरल मीटिंग सब्जेक्ट टू द, दे कैन बेसिकली जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करा के आप इन्हें इसे बढ़ा भी सकते हो, लेकिन ओवरऑल मैक्सिमम रेम्यूनरेशन 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. वन मैनेजिंग, अगर किसी कंपनी में एक ही एमडी है या WTD है या मैनेजर है, तो उस केस में 5% ऑफ नेट प्रॉफिट है, इसे बढ़ाना है तो अगेन स्पेशल रेजोल्यूशन से आप बढ़ा सकते हो. अगर किसी कंपनी में एक से ज्यादा मैनेजिंग डायरेक्टर, WTD या मैनेजर है, तो 10% है एंड स्पेशल रेजोल्यूशन अगर उसे बढ़ाना चाहते हो. अगर अब बाकी के डायरेक्टर्स, राइट, बाकी के बचे हुए डायरेक्टर्स जो ना तो मैनेजिंग डायरेक्टर है ना WTD है, उन्हें 1% ऑफ नेट प्रॉफिट मिलेगा. अगर कंपनी में MD WTD रखा हुआ है तो उस केस में बाकी के डायरेक्टर्स को 1% से ज्यादा नहीं मिलेगा. बढ़ाना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन से बढ़ा लो. लेकिन अगर कंपनी में अगेन बाकी के डायरेक्टर्स जो ना तो एमडी है ना WTD है, लेकिन कंपनी में एमडी भी नहीं है, WTD भी नहीं है, तो उनका जो मैक्सिमम वो है वो बढ़ के 3% हो जाता है. बिकॉज ऑफ कोर्स पहले 1% था, अगर एमडी WTD है तो 1% है, अगर कोई है ही नहीं तो 3% आप उन्हें दे सकते हो, राइट? अब मेन चीज आती है इसमें, फ्यू आई थिंक कुछ 2-3 अटेम्प्ट्स पहले ये अमेंडमेंट आई थी, तो इट्स इंपॉर्टेंट. अगर कंपनी के पास ना तो प्रॉफिट है या आप कह लें कि इनएडिक्वेट प्रॉफिट है, तो उस केस में वो कहते हैं फिर भी आपको कुछ ना कुछ पे करना चाहिए. एंड दैट कुछ ना कुछ पे करने के लिए मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, ये पहले ही होता था, ठीक है, लिमिट दे रखी है मैनेजरियल पर्सोनल की. ये फिर अदर डायरेक्टर्स आए थे. अदर डायरेक्टर्स में आए हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ठीक है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. तो उनका अगर उनका कैपिटल, इफेक्टिव कैपिटल 5 करोड़ से कम है या नेगेटिव में है, तो इन्हें कम से कम 60 लाख दो, और इन्हें मतलब 60 लाख तक देना है, लिमिट दे रखी है उन्होंने, और ये 12 लाख तक आप दे सकते हो. 5 करोड़ है या 5 करोड़ से ज्यादा और 100 करोड़ से कम है, ये 84 लाख है, ये 17 लाख है. 100 करोड़ से ज्यादा 250 करोड़ से कम है, ये 120 लाख है, ये 24 लाख है, राइट? और 250 करोड़ से ज्यादा है तो इसी अमाउंट में 120 लाख में हम प्लस करेंगे 0.01% ऑफ इफेक्टिव कैपिटल इन एक्सेस ऑफ 250 करोड़ एंड 24 लाख प्लस 0.1% ऑफ इफेक्टिव कैपिटल इन एक्सेस ऑफ 250 करोड़. उसके बाद आती है डिटरमाइनिंग द रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर, एमडी, मैनेजर. तो जैसे कि हमने बताया, ये आर्टिकल से डिटरमाइन कर सकते हो, स्पेशल रेजोल्यूशन से उसे बढ़ा भी सकते हो. 197(4) कहता है दैट इट स्टेट्स रेम्यूनरेशन रेंडर्ड बाय सच डायरेक्टर इन अदर कैपेसिटी. एक्चुअली अगर अदर कैपेसिटी की हम बात करें तो इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द रेम्यूनरेशन, ठीक है. रेम्यूनरेशन में हम नहीं इंक्लूड करते इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सैटिस्फाइड, यानी कि अगर सर्विसेज आर रेंडर्ड इन प्रोफेशनल नेचर, राइट? अगर जो
सर्विसेज है वो प्रोफेशनल नेचर में रेंडर्ड है, तो उस केस में हमने इंक्लूड नहीं करते। एंड इन द ओपिनियन ऑफ एनआरसी, द कंपनी इज कवर्ड अंडर 178(1), द डायरेक्टर पोजेसेस रिक्विजिट क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रैक्टिस। तो बेसिकली प्रोफेशनली जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है वो रेम्यूनरेशन में इंक्लूड नहीं होती। जो प्रोफेशनल कैपेसिटी में, जो प्रोफेशनल नेचर में सर्विसेज रेंडर होती है वो इसमें इंक्लूड नहीं की जाती। सिटिंग फीस कितनी होती है? देखो, मैक्सिमम सिटिंग फीस होती है 1 लाख रुपीज। ठीक है, दो चीजें यहाँ पे याद रखने वाली है। सिटिंग फीस जो है दैट शैल नॉट लाइक इंक्रीज सो एंड सो, दैट इज 1 लाख रुपीज। एंड ये रहा, इट शैल नॉट एक्सीड 1 लाख रुपीज पर मीटिंग। हाँ, ये चीज आपने ध्यान देनी है। इट इज 1 लाख रुपीज पर मीटिंग। और किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड विमेन डायरेक्टर्स की जो सिटिंग फीस है वो बाकी के डायरेक्टर से कम नहीं होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। मैनर ऑफ पेमेंट क्या है? दैट डिपेंड्स। मंथली पेमेंट हो सकती है, कोई स्पेसिफाइड परसेंटेज है तो उस तरीके से पेमेंट हो सकती है। कॉम्प्यूटेशन फर्दर बताया जाता है। अगर आप प्रिस्क्राइब लिमिट से आगे चले जाओगे, फॉर एग्जांपल रेम्यूनरेशन ज्यादा दे दी कंपनी ने, तो जो डायरेक्टर है उससे रिफंड लिया जा सकता है। आप उसे बोल सकते हो कि भाई इसे वापस कर दो विद इन 2 years और सच लेसर अमाउंट। ठीक है, तो विद इन 2 years उसे वो वापस करना पड़ेगा। लेकिन क्या ये जो एक्सेस अमाउंट है वो वेव ऑफ हो सकती है? आपने किसी को ज्यादा रेम्यूनरेशन दे दी और अब वेव ऑफ का मतलब है चलो छोड़ो जाने दो। ठीक है, सो विद इन स्पेशल रेजोल्यूशन विद इन 2 years आप कर सकते हो, राइट। पहले तो बोलते बिल्कुल भी वेव ऑफ नहीं करी, फिर वो कहते हैं कि provided that where company has defaulted in payment of dues to any bank or public financial institution or secured creditor, the prior approval of the bank is concerned as the case may be shall be obtained before obtaining the approval for such waiver। तो बेसिकली वो ये कहते हैं कि वेव ऑफ हो सकती है, आप स्पेशल रेजोल्यूशन में ही उसे वेव ऑफ कर सकते हो विद इन 2 years, राइट। पहले तो वो कहते हैं कि वेव ऑफ बिल्कुल नहीं करना, फिर वो कहते हैं कर सकते हो वेव ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन से। लेकिन अगर बाई चांस आपके कोई डिफॉल्ट पेंडिंग है, भाई बैंक को देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, ऐसे वेव ऑफ करने के लिए आपके पास बहुत पैसे, तो आपको उनकी प्रायर अप्रूवल जो है वो लेनी पड़ती है। अगर अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन को इंक्रीज करना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन से हो सकता है। उसके बाद है कुछ ऐसी कंडीशंस आती हैं जहां पे हम ये चीज को डिस्कस करते हैं कि जहां पे नो प्रॉफिट है या इनएडिक्वेट प्रॉफिट है, इन सर्टन सर्कमस्टांसेस वहां अलाउ कर दिया जाता है। तो रेम्यूनरेशन अगर एक्सीड हो रही है एट दैट अदर कंपनी, और लेकिन क्या क्या वो चीजें कहते हैं कि हाँ ठीक है रेम्यूनरेशन एक्सीड हो रही है, बट इसलिए हो रही है क्योंकि रेम्यूनरेशन कोई और कंपनी दे रही है, और वो कोई और कंपनी कोई फॉरेन कंपनी हो सकती है या कोई ऐसी कंपनी जिसने ऑलरेडी शेयर होल्डर्स से अपना अप्रूवल ले रखा है और उनकी खुद की जो टोटल मैनेजरियल लिमिट है वो एक्सीड नहीं हो रही। तो उस केस में वो अपने अकॉर्डिंग ज्यादा पैसे दे सकते हैं, ज्यादा रेम्यूनरेशन दे सकते हैं इन केस ऑफ नो प्रॉफिट और इनएडिक्वेट प्रॉफिट। दूसरी बात आती है मैनेजरियल रेम्यूनरेशन जितनी परमिसिबल है, अगर वो उससे ज्यादा आप दे रहे हो अप टू एनी अमाउंट, किसी भी अमाउंट पे परमिसिबल अंडर सेक्शन 2 कैन बी पेड अगर न्यूली इनकॉर्पोरेट कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि नहीं इनको इतना प्रॉफिट हुआ, ये हुआ वो अपने अकॉर्डिंग जितना अमाउंट परमिसिबल है तब तक कुछ भी दे सकते हैं। अगर कंपनी न्यूली इनकॉर्पोरेट है तो पहले 7 साल तक, अगर कंपनी सिक कंपनी है और वो रिवाइवल में गई है तो 5 साल तक, और अगर कंपनी आईबीसी में है तो भी 5 साल तक वो अपने अकॉर्डिंग पे कर सकते हैं। उसके बाद अगर सिक कंपनी है और बीआईएफआर में गई है या आईबीसी जा रही है, एनसीएलटी में गई है, तो कुछ ऐसी कंडीशंस है जो कंप्लाई करनी पड़ती है। जैसे कि अगर एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन मिल रहा है तो जो फर्स्ट पार्ट में दे रखा है कि फॉरेन कंपनी होगी या दूसरी कंपनी जिसने ऑलरेडी वो ले रखा है अप्रूवल, वहां पे चल जाएगा। अगर ऑडिटर ऑफ द कंपनी, ऑडिटर और कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी और कंपनी इज नॉट अपॉइंटेड, अगर लाइक होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी नहीं है, तो वो ये सर्टिफाई कर दे कि भाई सारे के सारे जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है या टर्म लेंडर्स है वो सारे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे हैव नो ऑब्जेक्शन, एंड द ऑडिटर और कंपनी सेक्रेटरी और द कंपनी इज नॉट अपॉइंटेड अ सेक्रेटरी होल टाइम like secretary in whole time practice certifies there is no default in the payment of any creditors and all dues to deposit holders are being settled on time। तो कोई डिफॉल्ट नहीं है तो उस केस में ये बिल्कुल एक्सीड कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्क्लोजर्स करने पड़ते हैं, अलग अलग तरीके के डिस्क्लोजर्स हैं। डिस्क्लोजर सबसे पहले करना पड़ता है रेशियो ऑफ द रेम्यूनरेशन ऑफ ईच डायरेक्टर टू द मीडियन एम्प्लॉइज रेम्यूनरेशन, यानी कि एक ऐसा एम्प्लॉय जिसे हम एवरेज भी कह देते हैं, उसके अकॉर्डिंग हर एक डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन की क्या रेशियो है। उसके बाद बोर्ड रिपोर्ट में क्या क्या लिखना पड़ता है,
Again, ratio of remuneration of each director to median remuneration of the employees, percentage increase in the remuneration of each director, CFO, CEO, company secretary, percentage increase in the median remuneration, number of permanent employees on the rolls, average percentile increase कितनी हुई in the salaries of employees other than the managerial personnel. हर एक चीज बतानी पड़ती है related to remuneration, affirmation that the remuneration is as per the remuneration policy के according ही आप सब कुछ कर रहे हो. और बोर्ड रिपोर्ट में टॉप 10 एम्प्लॉइज के नाम जरूर आते हैं. वो कौन से एम्प्लॉइज है? फर्स्टली, अगर वो पूरा साल काम कर रहे थे तो उन्हें रेम्युनरेशन मिली नॉट लेस देन 1 करोड़ 2 लाख रुपीज. ऐसे कौन से टॉप एम्प्लॉइज है, टॉप 10 एम्प्लॉइज है जिन्होंने पूरा साल काम किया और उनकी जो रेम्युनरेशन है वो 1 करोड़ 2 लाख से कम नहीं थी. अगर उन्होंने पार्ट काम किया, ठीक है, मतलब आप कह सकते हो 6 महीने काम किया, 7 महीने काम किया, तो उस केस में उनकी जो रेम्युनरेशन है वो पर मंथ 8,50,000 से कम नहीं थी. यानी कि हर महीने वो मोर दैन 8,50,000 ले रहे थे कंपनी से. वो ऐसे 10 एम्प्लॉइज. और कोई और ऐसा एम्प्लॉय जिसको रेम्युनरेशन भी मिल रही है एट अ रेट इज इन एक्सेस ऑफ दैट, वो उसको जितनी रेम्युनरेशन मिल रही है वो एमडी या डब्ल्यूटीडी से भी ज्यादा रेम्युनरेशन दे रहा है. एंड अलोंग साइड दैट उसने अपने खुद के या अपने स्पाउस के साथ या डिपेंडेंट चिल्ड्रन के साथ कंपनी के 2% से ज्यादा इक्विटी शेयर्स भी हेल्ड करके रखे. तो इन सारे महान लोगों के नाम बोर्ड रिपोर्ट में जरूर आने चाहिए, बिकॉज जरूर देखना पड़ता है कि ऐसे क्यों लोग, कौन से लोग हैं जिनको इतनी ज्यादा अमाउंट में रेम्युनरेशन देनी पड़ रही है. तो टॉप 10 एम्प्लॉइज जो साल में 1 करोड़ 2 लाख से ज्यादा कमाते हैं, अगर वो पूरा साल काम नहीं कर रहे, कुछ महीने काम करेंगे, तो पर मंथ वो 8,50,000 से ज्यादा कमा रहे हैं. और कोई ऐसा एम्प्लॉय जिसकी पर मंथ सैलरी जो है या रेम्युनरेशन जो है वो एक एमडी या डब्ल्यूटीटी से भी ज्यादा पैसे ले रहा है, अलोंग साइड दैट उसने 2% से ज्यादा कंपनी के जो शेयर्स है वो खरीद के रखे हुए, तो उसके पास वोटिंग पावर भी है, तो इस एम्प्लॉय के नाम आपने जरूर मेंशन करने हैं. अदर देन दैट आपने बताना है उस एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन क्या है, रेम्युनरेशन रिसीव, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्वालिफिकेशन क्या है, डेट ऑफ कमेंसमेंट, एज क्या है, लास्ट एम्प्लॉयमेंट क्या थी, परसेंटेज ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं, और कहीं ये एम्प्लॉय किसी डायरेक्टर या मैनेजर का रिश्तेदार तो नहीं है, रिलेटिव तो नहीं है. ये सारी चीजें आपको डिस्क्लोज करनी पड़ती है, राइट. Further, we move to disclosure of remuneration in board's report under SEBI. तो अभी जो हमने पढ़ा वो कंपनीज एक्ट का था. SEBI भी ऑलमोस्ट यही चीजें कहता है. SEBI कहता है रेम्युनरेशन पेबल टू सिंगल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. तो अगर कोई एक ऐसा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है जो 50% से ज्यादा रेम्युनरेशन दे रहा है जितनी टोटल रेम्युनरेशन है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की, यानी कि अगर हम उन्हें टोटल में 10 लाख दे रहे हैं तो एक ही ऐसा डायरेक्टर है जो 5 लाख से भी ज्यादा दे रहा है, तो ऐसे डायरेक्टर का डिस्क्लोजर आपको करना पड़ेगा. रेम्युनरेशन जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को दी जाती है जो कि प्रमोटर या मेंबर ऑफ प्रमोटर्स है, उस केस में है अगर एनुअल रेम्युनरेशन इस एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की 5 करोड़ से ज्यादा है और 2.5% ऑफ द नेट प्रॉफिट, विच एवर इज हायर. ठीक है, वो देखना है. If where there is more than one such directors, ऐसे महान लोग एक से ज्यादा हैं, तो उस केस में एनुअल रेम्युनरेशन जहां 5% से ज्यादा है तो वो आपको देखनी पड़ेगी. ये कुछ डिस्क्लोजर्स है जो सेबी कहता है. उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम जो होती है, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ रेम्युनरेशन. तो कंपनी जो है वो इंश्योरेंस लेती है फॉर इंडेमनिफाइंग एनी ऑफ देम अगेंस्ट एनी लायबिलिटी, नेग्लिजेंस हो जाए, डिफॉल्ट हो जाए तो कंपनी, बट दैट प्रीमियम पेड शैल नॉट बी ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ रेम्युनरेशन. लेकिन अगर ये पर्सन गिल्टी हो जाता है, ठीक है, the person is proved guilty, then the premium shall be treated as a part of remuneration. तो normal case में बोले तो it is not treated as a part of remuneration, लेकिन अगर ये person guilty held हो जाता है तो that is treated as a part of रेम्युनरेशन. रिसीट ऑफ एनी कमीशन, अगर पर्सन को कोई कमीशन मिल रही है किसी कंपनी से, ही शैल नॉट बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम रिसीविंग एनी रेम्युनरेशन और कमीशन फ्रॉम द होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी कंपनी. तो कोई दिक्कत नहीं, वो कमीशन जो है वो ले सकता है, राइट. पेनल्टी क्या है कॉन्ट्रीवेंशन की 197 के अंडर? इट इज 1 लाख रुपीज and where any default has been made by a company. ये है ऑफिसर इन डिफॉल्ट का, एंड कंपनी का है 5 लाख रुपीज. ऑफिसर इन डिफॉल्ट का है 1 लाख रुपीज एंड कंपनी का है 5 लाख रुपीज. उसके बाद आता है स्टेटमेंट बाय द ऑडिटर. देखो, ऑडिटर के स्टेटमेंट में ये चीज़ें मेंशन करनी ज़रूरी है कि कितना रेम्युनरेशन आप दे रहे हो और रेम्युनरेशन जो है वो लिमिट्स एक्सीड तो नहीं कर रहा. ये ऑडिटर आपको बताएगा. कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है, कैलकुलेशन भी कुछ ऐसी 198. आई थिंक टुमारो आई एम टेकिंग अप द टॉपिक ऑफ न्यूमेरिकल्स, तो
जो हम टॉप 20 न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें इसका भी न्यूमेरिकल आएगा नेट प्रॉफिट का, तो वहाँ से आप समझ जाओगे। रिकवरी ऑफ मैनेजरियल रेम्यूनरेशन इन सर्टन केसेस, अब कभी कभी क्या होता है कि रेम्यूनरेशन इंक्लूडिंग स्टॉक ऑप्शंस वगैरह दिए होते हैं, अगर वो ज़्यादा अमाउंट में दे दिए, ठीक है, इन एक्सेस दे दिया, तो यही चीज़ होती है कि आप उसे रिकवर कर सकते हो, इट्स नॉट लाइक अ बिग डील, ठीक है। उसके बाद आते हैं एडिशनल कंप्लाइंसेस फॉर पेमेंट ऑफ मैनेजरियल रेम्यूनरेशन इन केस ऑफ नो प्रॉफिट। अब क्या होता है यहाँ पे तो बहुत लाइक आराम से बोल दिया कि हाँ भाई नो प्रॉफिट है या प्रॉफिट से नेगेटिव है, इतने पैसे दे दो, इतने लाख दे दो, ये दे दो, वो दे दो, लेकिन उस टाइम के ऊपर जो प्रैक्टिकलिटी ये होती है कि बाकी चीजें भी चेक करनी पड़ती है, आपको देखना पड़ता है कंपनी का फाइनेंशियल पोजिशन कैसा है, रेम्यूनरेशन ड्रॉन बाय इंडिविजुअल कंसर्न इन एनी अदर कैपेसिटी क्या है, इंडिविजुअल ड्रॉन और कंपनी से वो कितने पैसे ले रहे हैं, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, सच अदर मैटर, ये सारी चीजें भी आपको ध्यान देनी पड़ती है, डिस्कस करनी पड़ती है, राइट। पैरामीटर्स क्या है जब भी रेम्यूनरेशन डिसाइड की जाती है, देखा जाता है फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, पिछले 3 साल से कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, रिलेशनशिप बिटवीन रेम्यूनरेशन एंड परफॉर्मेंस, कोई भी पर्सन है उसे परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग रेम्यूनरेशन दिया जाता है, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ रेम्यूनरेशन विद इन द कंपनी, लाइक रेटिंग रेशियो क्या है अकॉर्डिंग टू डायरेक्टर्स एंड अदर डायरेक्टर्स, वेदर रेम्यूनरेशन पॉलिसी फॉर डायरेक्टर्स डिफर्स फ्रॉम द रेम्यूनरेशन पॉलिसी फॉर अदर एम्प्लॉइज, इसमें कोई फर्क तो नहीं है, द सिक्योरिटीज हेल्ड बाय द डायरेक्टर इंक्लूडिंग ऑप्शंस एंड डिटेल्स ऑफ द शेयर्स प्लेज्ड एज एट द एंड ऑफ द लाइक प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, वो देखना पड़ता है। अब ये एक बड़ा अच्छा टॉपिक आता है विच इज कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस ऑफ एमडी, डब्ल्यूटीडी ऑफ मैनेजर। तो जब भी लॉस ऑफ ऑफिस होता है तो कुछ कंपनसेशन देनी पड़ती है, लेकिन कुछ ऐसे सिनेरियोज है जहां पे कोई भी कंपनसेशन नहीं देनी पड़ती। व्हाट आर दोस? फर्स्ट है जब डायरेक्टर ने कंपनी से रिजाइन कर दिया लेकिन इट इज ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन या अमैलगमेशन, तो जो यहां से पोजीशन छोड़ के गया है वही पोजीशन उसे न्यू कंपनी में मिल रही है, तो काहे का लॉस ऑफ ऑफिस? लॉस ऑफ ऑफिस तो टेक्निकली हुआ ही नहीं, एक कंपनी से निकल के आप दूसरी कंपनी में चले गए, तो वहां पे कोई भी कंपनसेशन देने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, अगर डायरेक्टर खुद रिजाइन करता है अदर दैन एज रिस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन और अमैलगमेशन, तो ठीक है, उसने खुद रिजाइन किया तो फिर लॉस ऑफ ऑफिस तो है ही नहीं। अगर उसका ऑफिस वेकेट हो जाता है अंडर 167 सबसेक्शन 1 जो 164 के अकॉर्डिंग है, वेयर कंपनी इज बीइंग वूंड अप वेदर बाय एन ऑर्डर और चाहे वॉलंटरीली हो रही है चाहे ट्रिब्यूनल की तरफ से हो रही है, तब भी आपने देना है। वेयर द डायरेक्टर हैज, तब आपने नहीं देना, सॉरी, प्रोवाइडेड द वाइंडिंग अप वाज ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ, उसी पर्सन की नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है, तो उस केस में भी आपने कुछ भी पे नहीं करना। फिर डायरेक्टर हैज बीन फाइंड गिल्टी, ये डायरेक्टर गिल्टी है फ्रॉड का या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का या ग्रॉस नेग्लिजेंस का या मिसमैनेजमेंट का, ठीक है, तो उस केस में भी इसे कोई कंपनसेशन नहीं देनी। एंड वेयर द डायरेक्टर हैज इंस्टिगेटेड, उसने भड़काया है और टेकन पार्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन ब्रिंगिंग अबाउट द टर्मिनेशन, तो उस केस में भी उसे कोई भी एक पैसा नहीं देना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब कब कंपनसेशन नहीं देनी। अब बाई चांस कंपनसेशन देनी भी है तो कितनी देनी है? कंपनसेशन आपने कैलकुलेट इस तरीके से करनी है जितना उसका टर्म रह गया, ठीक है, और फॉर 3 years विच एवर इज शॉर्टर, तो चेक किया जाएगा कितना टर्म रह गया और 3 years जो भी कम होगा उतनी की जो रेम्यूनरेशन है वो उसे दे दी जाएगी, उतनी रेम्यूनरेशन उसे दे दी जाएगी। फर्दर एनी अमाउंट ऑफ, ये आ गया अमाउंट ऑफ कंपनसेशन कैसे कैलकुलेट करनी है, रिमाइंडर यानी कि उसका जो बचा हुआ टेन्योर है, ठीक है, जितना टेन्योर उसका रह गया, टेन्योर लेफ्ट है या 3 years विच एवर इज शॉर्टर, उसके हिसाब से उसे कंपनसेशन जो है वो दी जाएगी, राइट। एंड विद दिस वी एंड द टॉपिक ऑफ KMP. So I've almost covered all the topics that are given in the study material. Definitely tomorrow I am coming up with the numericals that relate to part B. तो ऐसे क्योंकि न्यूमेरिकल्स हमसे बच्चे फंस जाते हैं, बट न्यूमेरिकल्स आर रियली रियली स्कोरिंग, तो जितने भी मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स हो पाएंगे आई विल ब्रिंग अप टू यू, ताकि आप देखो कि किस तरीके के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं और कैसे आपने आंसर करने हैं। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स, अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड इसका PDF जो है वो मेरे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। आई सी यू टुमारो विद द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑफ कंपनी लॉ। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप प्रिपेयरिंग फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स। बाय बाय।